तो अपने पास में हेडिंग है मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म। प्रिज्म में जो मिनिमम डेविएशन है उसके लिए डिस्कशन करना है। तो डेविएशन का फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का A। और अगर हम मिनिमम डेविएशन पर बात करना चाहते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, तो चलिए लॉजिकली बात करते हैं कि मिनिमम डेविएशन कैसे आ सकता है। डेल्टा मिनिमम, तो देखिए भाई लॉजिक, डेल्टा बराबर है I1 प्लस I2 माइनस A। A यहाँ पे प्रिज्म एंगल है, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम नहीं बदल सकते क्योंकि जो प्रिज्म एंगल जितना है उतना ही रहने वाला है, उसको तो हम नहीं बदल सकते। हाँ, I1 और I2 हमारी सेटिंग पे डिपेंड करेंगे। भाई ये आपके पास में प्रिज्म है और ये नॉर्मल है। देखिए हमने लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट की है, मेरा I1 ये है, आपने लाइट को ऐसे इंसिडेंट किया, आपका I2 ये है, सॉरी I1 ये है। तो I1 आप एडजस्ट कर सकते हैं ना, और अगर I1 को आप एडजस्ट कर सकते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो I2 है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस वाले I1 का I2 कुछ अलग मिलेगा, इस वाले I1 का I2 कुछ अलग मिलेगा। तो I1 और I2 ये दो लोग ऐसे हैं जो हमारी चॉइस पर डिपेंड करेंगे, हम जितना चाहें हम इनको उतना कर सकते हैं। तो अगर हमें डेविएशन को मिनिमम कराना है तो कैपिटल ए का तो कुछ कर नहीं सकते, तो मिनिमम डेविएशन के लिए इन लोगों को क्या बनना पड़ेगा, मिनिमम बनना पड़ेगा। यानी कि पूरी बात लिख लीजिए कि फॉर मिनिमम डेविएशन I1 plus I2 should be minimum, should be minimum, should be minimum। अब रूल बुक जो है वो क्या कहती है, रूल बुक ये कहती है कि अगर समेशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स give a minimum, तो both numbers should be least equal, both numbers should be least equal। ये रूल बुक कहती है, ये रूल बुक है, ये आइडेंटिटी है, मैथमेटिक्स की कह लो या जनरल आइडेंटिटी कह लो कि अगर आपने दो नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ा है और ये दावा करते हो कि उनके जोड़े जाने से मिनिमम आया है, मान लेते हैं कि दो नंबर हैं A और B, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, तो इनको जोड़ने से Z आता है और हम ये दावा करते हैं Z तो मिनिमम आया है। Z मिनिमम तभी आएगा जब A और B ये दोनों लोग आपस में कैसे हो, लीस्ट इक्वल, इक्वल नहीं लीस्ट इक्वल। A भी लीस्ट होना चाहिए, B भी लीस्ट होना चाहिए, और अगर A का लीस्ट कुछ है, मान लेते हैं A का लीस्ट 1 है, तो फिर B का भी लीस्ट कितना होगा, 1। अगर A कहता है कि भाई हम तो लीस्ट में 0 है, तो B भी क्या होगा, 0। अगर A कहता है कि हम लीस्ट में -1 है, तो फिर B भी क्या कहेगा, -1। ये रूल बुक कहती है। तो इसी रूल बुक को यहाँ फॉलो कर लो कि यहाँ पर I1 और I2 दोनों लोगों का समेशन कैसा है, मिनिमम। इसका मतलब ये हो गया, मीन्स I1 I2 should be least equal। लीजिए एक पहला पॉइंट डिस्कशन का आ चुका है। समवन से कि राइट द कंडीशंस फॉर द मिनिमम डेविएशन इन ए प्रिज्म। तो पहला पॉइंट निकल के आ गया कि अगर मिनिमम डेविएशन प्रिज्म में आना है, लाना है, तो I1 I2 को लीस्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक, अभी मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया था, तो आपने देखा था कि I1 का करस्पॉन्डिंग साथी कौन था, R1, और I2 का करस्पॉन्डिंग साथी कौन था, R2। और ये भी हमको पता है कि I और R आपस में कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल।
ये भी बात हो चुकी है रिफ्रैक्शन में कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आई आपका लीस्ट है तो आर भी क्या होगा, लीस्ट। तो इसी में छिपा हुआ है ये कंडीशन, R1 R2 शुड बी लीस्ट इक्वल। ये दोनों बातें कहने की जरूरत नहीं है, कोई एक बात कहिए, दूसरा अपने आप अंडरस्टूड है। भाई I1 कहता है कि हम लीस्ट है, I1 का प्रोपोर्शनलिटी साथी कौन है, R1, तो R1 भी क्या कहेगा, हम भी लीस्ट है। और I2 कहता है कि हम भी लीस्ट है, तो करस्पॉन्डिंग R2 भी क्या होगा, लीस्ट। I1 I2 का लीस्ट के इक्वल है तो R1 R2 भी लीस्ट में क्या होगा, इक्वल। यानी अगर ये पहली वाली लाइन आप कहते हो तो दूसरी वाली लाइन अपने आप अंडरस्टूड है, अगर आप दूसरी वाली लाइन को कहते हो तो पहली वाली लाइन भी अपने आप अंडरस्टूड। क्लियर ये बात। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आया कि चलो भाई आपने ये बताया कि मिनिमम डेविएशन में I1 और I2 लीस्ट में इक्वल होते हैं, R1 और R2 भी लीस्ट में इक्वल होते हैं। तो सेकंड नंबर में आपसे पूछा जा रहा है लीस्ट इक्वल वैल्यू ऑफ R1 R2। R1 R2 की जो लीस्ट वैल्यू है वो कितनी होगी? तो आंसर है कि R1 इज इक्वल टू होता है, R2 इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू प्रिज्म एंगल, और प्रिज्म एंगल को हम लोग ए से लिखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, कैसे है एक्सप्लेन करते हैं। वी कंसीडर कि R1 की लीस्ट वाली वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ R1 इज, कुछ भी ले लो, चलो मान लेते हैं x। जैसे R1 ने कहा कि हमारी लिस्ट वैल्यू x है, R2 ने कहा कि हमारी भी लिस्ट वैल्यू क्या होगी, x होगी, इसलिए R2 भी क्या हो जाएगा, x। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है, a। R1 की लिस्ट वाली वैल्यू x है, R2 की भी x है, तो 2x बराबर क्या हो गया, a। x बराबर कितना हो गया, a/2। तो लीजिए अब आप जो है और ज्यादा कॉन्फिडेंस से बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक केवल आप दावा कर रहे थे कि R1 R2 लिस्ट होने चाहिए, लेकिन अब तुमको पता है कितने के बराबर होने चाहिए। तो जो प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं उस प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है उसका हाफ अगर करें तो R1 की लिस्ट वैल्यू वही होती है और R2 की भी लिस्ट वैल्यू वही होती है। तीसरा पॉइंट आया कि लिस्ट इक्वल वैल्यू ऑफ I1 I2, I1 I2 की लिस्ट इक्वल वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर है कि वी कैन कैलकुलेट इट। इसमें कोई रटने वाली चीज हम यहां नहीं बता सकते, वी कैन कैलकुलेट इट। क्यों? जरा देखिएगा, अगर हम ये वाला फंडा यूज करें sin I by sin R इज इक्वल टू μ2 by μ1, और ये फंडा लगा रहे हैं पहली फेस पर, एट फर्स्ट फेस। नाउ चेक द प्रिज्म, ये पहला फेस है, ये दूसरा फेस है, लाइट आती है, अंदर जाती है, बाहर निकल जाती है। मेरा फोकस पहले फेस पर है, यहाँ I1 बनता है, यहाँ R1 बनता है। तो इस वाले रूल में I इंसिडेंट एंगल है पहले फेस पर, कौन है, I1। R रिफ्लेक्शन एंगल है पहले फेस पर, कौन है, R1। μ2 मींस वो होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको दुनिया मीडियम 2 कहती है, और मीडियम 2 का मतलब वो होता है जहां लाइट जाती है। तो μ2 का मतलब उस मीडियम का RI जहां लाइट गई है तो पहले सरफेस से टकरा के कहां गई है, प्रिज्म के अंदर। तो μ2 का मतलब हो गया म्यू प्रिज्म का, और μ1 वो होता है जहां से लाइट आती है। तो पहले फेस पे लाइट कहां से आ रही है, बाहर से, और बाहर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है तो एयर। चलो फिलहाल यहाँ पे लिखते हैं म्यू आउटसाइड। अगर आउटसाइड के बारे में कुछ नहीं बताओगे तो एयर मान लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R1 है, R1 की वैल्यू तो हाफ है, ये देखो a/2, तो R1 की जगह पर हम a/2 लिख देंगे। तो जरा ध्यान दें, क्या ये टर्म नोन है, म्यू प्रिज्म नोन है, आउटसाइड भी नोन है, तो I1 निकल आएगा।
लेकिन समस्या ये है कि हम ये दावा नहीं कर सकते कि I1 इतना निकलेगा, क्योंकि I1 कई सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। मान लो सराउंडिंग में एयर है तो I1 की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग निकलेगी, सराउंडिंग में पानी है तो I1 उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो इस तरीके से दावा करना गलत हो जाएगा कि I1 की लीस्ट वैल्यू इतनी होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि मिनिमम डेविएशन के फिनोमेना को डिस्कस करते समय I1 100% निकालना पॉसिबल है, और अगर I1 निकालना पॉसिबल है तो I2 भी तो निकल आएगा, बोलो यार। एंड दैट इज वाई हमने यहाँ पर आपसे कहा कि I1 और I2 की लीस्ट वैल्यू कितनी होती है, तो बताया कि अगर सिचुएशन हमको दोगे तो हम निकाल लेंगे लीस्ट इक्वल वैल्यू ऑफ I1 I2। आंसर है वी कैन कैलकुलेट इट। क्लियर ये बात? चलो मान लिया कि लेट अस कंसीडर, ऐसा हमने मान लिया कि I1 की लिस्ट वैल्यू I है, तुरंत I2 भी बोलेगा कि हमारी भी लिस्ट वैल्यू भी क्या होगी, ये हमने मान लिया है, ठीक है ना। और कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दें भाई, डेल्टा बराबर है I1 प्लस I2 माइनस का ए। I1 ने कहा कि हमारी लिस्ट वैल्यू I है, I2 ने कहा कि मेरी भी लिस्ट वैल्यू फिर I होगी, क्योंकि हम दोनों लोग लिस्ट में क्या है, इक्वल। तो डेल्टा तुरंत बोलेगा कि भाई अब तो हमको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। तो ये माइनस का ए, यहाँ से डेल्टा m की वैल्यू हो गई 2y माइनस का ए, डेल्टा m प्लस a बराबर 2y, I बराबर हो गया a प्लस डेल्टा m बाई 2। तो समटाइम्स यू हैव ए इंफॉर्मेशन लाइक दिस कि भाई प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है, नोट कर लिया आप लोगों ने, जो मिनिमम डेविएशन है वो 10 डिग्री का है, वो भी नोट कर लिया। तो बताओ लीस्ट वैल्यू ऑफ I1 क्या होगा, तो यहाँ से निकल आएगा, ठीक। तो I की वैल्यू a प्लस डेल्टा m बाई 2 आ गई। इससे ये पता चल गया कि I1 बराबर है I2 बराबर है I बराबर क्या, a प्लस डेल्टा m बाई 2, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट ज्यादा है, क्योंकि जब इसका डेरिवेशन हो जाएगा तो यही फार्मूला कई सारे न्यूमेरिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट बन जाएगा। प्रूव दैट फॉर द मिनिमम डेविएशन इन गिवन प्रिज्म, म्यू प्रिज्म मतलब इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म अपॉन में म्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। a इज ए प्रिज्म एंगल एंड डेल्टा m इज ए मिनिमम डेविएशन। मान लो ये प्रिज्म हमारे पास है और इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल a है, डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रिज्म एंगल का फैसला तब होता है जब आप ये जज कर लेते हो कि नंबर 1 सरफेस इसको बनाएंगे और नंबर 2 इसको बनाएंगे। सपोज कर लो कि आपके किसी दोस्त ने इस पर लाइट डाली है, इससे निकाली, इस सरफेस पर लाइट डाला तो ये नंबर 1, इससे लाइट बाहर निकाला तो ये सरफेस नंबर 2, तो उसके लिए प्रिज्म एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा। तो फिलहाल हम लोगों ने कंफर्मेशन कर लिया है कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। इस पर लाइट को डालेंगे और इस वाले सरफेस से बाहर निकालेंगे तो ये आपका जो है प्रिज्म एंगल हो गया। प्रूफ करना है, हमने फंडा लगाया साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। हमने ये फंडा लगाया एट फर्स्ट सरफेस। आप इसी फंडे को अप्लाई कर रहे हो साइन I बाई साइन R, म्यू 2 बाई म्यू 1 आप अप्लाई कर रहे हो एट सेकेंड सरफेस। तो दोनों से ही इसका आंसर आएगा। एग्जाम में कोई एक प्रोसेस फॉलो करना, चाहे फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, हम यहाँ दोनों करके दिखा रहे हैं। तो फील द सिचुएशन, यहाँ पर जो I लिखा है उसका मतलब है इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे जो R लिखा है उसका मतलब है रिफ्रैक्शन एंगल। तो I माने इंसिडेंट एंगल एट द फर्स्ट फेस। तो पहले वाले फेस पर जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या था, I1, याद होगा आपको। और दूसरे वाले सरफेस पर R2 I2 होते हैं। तो I मींस इंसिडेंट एंगल एट द फर्स्ट फेस।
R means रिफ्रैक्शन एंगल एट द फर्स्ट फेस। μ2 मींस उस मीडियम का RI जहां लाइट चली गई है, तो पहले फेस पे टकराने के बाद कहां गई है, प्रिज्म के अंदर। तो यहां पर हो गया म्यू प्रिज्म का। और μ1 मींस जहां से आ रही है, तो पहले फेस पे टकराने से पहले कहां से आ रही है, बाहर से। बाहर मतलब सराउंडिंग यानी आउटसाइड, म्यू सराउंडिंग। अब साइन I1 की जगह पर a प्लस डेल्टा m/2 लिखने की परमिशन है मुझे, और R1 की जगह पर a/2 लिखने की परमिशन। क्योंकि इस क्वेश्चन को करने से पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम जानते हैं कि फॉर मिनिमम डेविएशन, ये मिनिमम डेविएशंस के लिए R1 की वैल्यू कितनी मिली थी, a/2। I1 की वैल्यू कितनी मिली थी, a प्लस डेल्टा m/2। प्रूव हो गया। अब ये फुल क्वेश्चन अगर है तो सपोर्टिंग डायग्राम और बना देंगे। प्रिज्म पर लाइट को इंसिडेंट कराया, फिर पूरा प्रॉपर्ली जो सिचुएशन। चलिए देखते हैं जो सेकंड सरफेस को फॉलो करते हैं उनका आंसर क्या है। नाउ फील द कंडीशंस। I means incident angle at the second surface, कौन है, R2। R means refraction angle at the second surface, कौन है, I2। μ2 means वो उस मीडियम का है जहां लाइट जाती है, नंबर 2 पे टकराने के बाद कहां चली गई है, बाहर। तो ये हो गया म्यू सराउंडिंग। और μ1 मींस वो जहां से आती है, तो नंबर 2 में कहां से आ रही है, प्रिज्म के अंदर से। यहाँ पे म्यू प्रिज्म हो गया। रिवर्स कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। यहाँ का रेसिप्रोकल साइन I2 बाय साइन R2, इधर आ जाएगा म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू, एस फॉर सराउंडिंग। अब I2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस डेल्टा m/2, और R2 की वैल्यू कितनी है, a/2। आगे रिजल्ट हुए, बोलो, नोट कर लीजिए। ये जो सेकेंड चॉइस थी वो मैंने बोर्ड पर किया है, आपको कॉपी नहीं करना, आप केवल एक चॉइस से आगे बढ़े। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है ये कि इन प्रिज्म की प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इन प्रिज्म की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इन प्रिज्म न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर मिनिमम डेविएशन हिंट, मिनिमम डेविएशन हिंट गिवन। भाई आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ करके मिनिमम डेविएशन सुना ही पड़ता है, दिया ही नहीं दिया, केवल उसने कहा हिंट दी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI का फुल फॉर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हिंट गिवन। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको पूरे क्वेश्चन के पढ़ते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी कुछ कमेंट्स सुनाई पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यानी हम इस पर बात नहीं कर रहे कि वो प्रॉब्लम आपसे क्या पूछ रही है, लेकिन हम ये पक्का बता रहे हैं कि आप उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने जाओगे तो ऑलवेज यूज कॉन्सेप्ट, ऑलवेज यूज कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट है आपका ये म्यू प्रिज्म का अपॉन में म्यू सराउंडिंग का इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 होल अपॉन साइन a। चाहे कुछ प्रिज्म में पूछा जाए, आपको समय नहीं बर्बाद करना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फंडा लगाएं। आप ये देखते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए मिनिमम डेविएशन की हिंट पता चलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी हिंट पता चलती है। जो चीजें दी जा रही हैं उनका कलेक्शन करो, जो पूछा जा रहा है उसका भी कलेक्शन करो, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व जब करने जाओगे तो फंडा कौन सा लगेगा, ये वाला। देखो ये एग्जाम्पल आपके लिए,
इसके सपोर्ट में एक एग्जांपल देखिए, फॉर गिवन प्रिज्म, जो प्रिज्म एंगल है दैट इज कैपिटल ए, आर आई ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो cot a/2 है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम डेविएशन। चलिए आप मुझे जरा सा थोड़ा सा हेल्प करिए, क्या इस क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन की आवाज आ रही है? क्या इस क्वेश्चन में आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी आवाज आ रही है? और क्या पूछा गया? तो मिनिमम डेविएशन पूछा गया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आप कोई दूसरा रास्ता मत सोचिए, है ही नहीं, समय मत बर्बाद करिए, टाइम बचाइए, क्योंकि इस प्रॉब्लम का आंसर केवल केवल किस फार्मूले से है? इसी फार्मूले से है। अप्लाई करते हैं फार्मूला, म्यू प्रिज्म का, म्यू सराउंडिंग का, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। प्रिज्म का म्यू कितना है? कॉट ए बाई 2 है। सराउंडिंग में कितना है? वेट एंड वॉच नहीं दिया गया, ए माने प्रिज्म एंगल, ए को ए ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ए दिया गया है। डेल्टा एम तो पता ही नहीं है हमको, साइन ए बाई 2। कॉट को ब्रेक किया, कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 तो साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? आ गया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अब डेल्टा एम निकालना है, डेल्टा एम निकालने के लिए साइन को हटाना पड़ेगा। साइन तभी हटेगा जब लेफ्ट में भी साइन हो तो राइट में भी क्या हो? साइन आए। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, इस कॉस को लिख सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। एलिमिनेट कर दो साइन और साइन, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 180 माइनस ए, डेल्टा एम इज इक्वल टू 180 माइनस 2। ये आंसर है। और भी कई सारी प्रॉब्लम जहां पर आप इस सिचुएशन को देखोगे और आप इस फंडे का इस्तेमाल होगा। नोट करिए, ये क्वेश्चन इन प्रिज्म मिनिमम डेविएशन टेक प्लेस व्हेन लाइट इंसिडेंट एट 45 डिग्री, फाइंड आरआई ऑफ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री। ये 45 डिग्री क्या चीज है? 45 डिग्री वो वाला इंसिडेंट एंगल है जिसमें मिनिमम डेविएशन आता है, और जिसमें मिनिमम डेविएशन आता है उस वाले I1 की वैल्यू कितनी होती है? a प्लस डेल्टा एम बाई 2, यानी ये 45 डिग्री पूरा पूरा क्या है? a प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है ना। अब आप जो है वो फंडा लगा रहे हो, म्यू पी अपॉन म्यू एस साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल अपॉन साइन a बाई 2। म्यू पी मीन्स पता नहीं, सराउंडिंग इज एयर, साइन इस पूरे की वैल्यू कितनी दी रही है? 45 डिग्री। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कई बार आ चुका है, एक बार क्या आया था, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो प्रिज्म एंगल नहीं दिया था, प्रिज्म एंगल नहीं दिया था। याद रखो, अगर आप मिनिमम डेविएशन की प्रॉब्लम करते हैं और प्रिज्म एंगल नहीं दिया जाता है तो हमेशा 60 डिग्री लेके चलेंगे। जो ये वाला प्रिज्म होता है ना, ये इसको बोलते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म। इसको हम चाहे जैसे इस्तेमाल करें, प्रिज्म एंगल हमेशा क्या मिलेगा? 60 डिग्री। और इसको स्टैंडर्ड प्रिज्म भी कहते हैं। आपको अपनी लैब में जो प्रिज्म मिलेगा ये यही वाला मिलेगा। तो मिनिमम डेविएशन की प्रॉब्लम में अगर प्रिज्म एंगल की आपको रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन में नहीं दिया जा रहा है तो आप हमेशा क्या सोच के चलेंगे? स्टैंडर्ड 60 डिग्री। तो यहाँ से आया 1/√2,
साइन 30 1/2 यानी कितना आ गया 2/√2। और इसी को आप लिख सकते हो म्यू टी, ऊपर वाले 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, नीचे ये √2 तो √2 यानी कि 1/4। दो क्वेश्चन मैंने कराए आपको। पतले प्रिज्म का क्या मतलब है? थिन प्रिज्म मतलब सच प्रिज्म फॉर विच प्रिज्म एंगल यानी कि कैपिटल A लेस देन आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो अगर किसी प्रिज्म का प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से बराबर या उससे छोटा है तो हम उसको पतले प्रिज्म की सीरीज में रखते हैं। और एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है थिन प्रिज्म के लिए। इन थिन प्रिज्म all angular parameters तो यहाँ पर जरा बात कर लें कि प्रिज्म की पढ़ाई करते समय एंगुलर पैरामीटर्स क्या है। अरे वही फिजिकल क्वांटिटी जो प्रिज्म की पढ़ाई करते समय तुम्हें मिली है और वो एंगल्स है। देखो I1 है, प्रिज्म की पढ़ाई करते समय I1 आया था, R1 आया था, I2 आया था, R2 आया था, कैपिटल A आया था, डेल्टा आया था। जितने भी प्रिज्म की पढ़ाई करते समय आपको एंगुलर पैरामीटर्स मिले हैं यानी वो चीजें जो एंगल्स थे, ये सारे के सारे जो होते हैं टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब हो गया बहुत छोटे होते हैं। ऑल द एंगुलर पैरामीटर्स इन थिन प्रिज्म, ऑल एंगुलर पैरामीटर्स टेंस टू 0। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे। देखो कैपिटल A जो है वो 10 डिग्री के बराबर है या उससे क्या है, या उससे छोटा है। तो देखो यहाँ तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है ये कैपिटल A क्या है, 10 छोटा है। अरे 8 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री ये सब क्या है, छोटे छोटे वैल्यूज हैं। तो कैपिटल A प्रिज्म एंगल जो है वो तो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही छोटा है। कैपिटल A में छिपा हुआ है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 टेंस टू क्या होगा 0। तो इससे सीधा मतलब तो निकल के आया ना कि R1 में 0 होगा टेंस टू और R2 भी 0 होगा। नाउ चेक द सिचुएशन, कैपिटल A बराबर होता है R1 प्लस R2 और कैपिटल A ही बहुत छोटा है। R1 प्लस R2 भी क्या हुआ छोटा, R1 भी छोटा और R2 भी छोटा। और R1 का जो प्रपोर्शन साथी है वो कौन है, I1, वो भी छोटा हो गया। और I2 का जो प्रपोर्शन साथी है वो भी छोटा हो गया। R2 का जो प्रपोर्शन साथी है, देखो कितने लोग स्मॉल हो गए, ये स्मॉल हो गया, ये सब हो गए। और डेल्टा बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस A। जब I1 भी छोटा है, I2 भी छोटा है, A भी छोटा है, तो डेल्टा भी क्या होगा, छोटा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि पतले प्रिज्म के जो एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं, एंगुलर पैरामीटर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए पतले प्रिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तो सॉल्व पतले प्रिज्म की प्रॉब्लम, थिन प्रिज्म प्रॉब्लम, वी यूज कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग छोटे एंगल की मैथमेटिक्स। तो अब ऐसा नहीं कि पतले प्रिज्म के कॉन्सेप्ट कहीं अलग से आएंगे, पतले प्रिज्म के कॉन्सेप्ट वही आएंगे जो तुम पढ़ रहे हो, बस आपको एडिशनल में छोटे एंगल की मैथमेटिक्स भी लगानी पड़ेगी। अब छोटे एंगल की मैथमेटिक्स क्या होती है, छोटे एंगल की मैथमेटिक्स ये कहती है अगर साइन के साथ में छोटा एंगल लिखा है तो इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एंगल। अगर कॉस के साथ में छोटा एंगल लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर tan के साथ में छोटा एंगल लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एंगल। ये है छोटे एंगल की मैथमेटिक्स। अब जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप लेटेस्ट थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशंस की बात करो
भाई आपने डेविएशन मिनिमम पर बात की, तो अब आप थिन प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन ले लो, जरा ध्यान दें इस पर। तो हमारे पास में फंडा था म्यू पी अपॉन म्यू एस इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये तब अप्लाई करते हैं जब प्रिज्म की सिचुएशन में डेविएशन कैसा होता है, मिनिमम। अगर प्रिज्म पतला है, ध्यान देना, अगर प्रिज्म इज थिन, अगर प्रिज्म थिन है तो ध्यान दो ये रिजल्ट तो यही आएगा म्यू पी बाई म्यू एस। और ये एंगल है ना जो कि अंदर की बात है, क्या I1 है, I1 क्या होगा, छोटा, तो यहाँ पे साइन एंगल बराबर एंगल हो जाएगा, यानी क्या रहेगा a प्लस डेल्टा एम बाई टू। और साइन a बाई टू में a बाई टू भी क्या है, छोटा, तो ये भी a बाई टू, तो बाई टू और बाई टू के ये कैंसिल हो गए, क्या रह गया म्यू पी अपॉन में म्यू एस इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया म्यू पी अपॉन में म्यू एस इंटू में a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम देखो निकलने वाला है, यहां पर आ गया डेल्टा एम इज इक्वल टू, ये आ गया म्यू पी अपॉन में म्यू एस साथ में a माइनस का a। डेल्टा एम इज इक्वल टू हो गया म्यू पी अपॉन म्यू एस माइनस का 1 इंटू a। तो अगर आपके सामने प्रॉब्लम मिनिमम डेविएशन की है लेकिन प्रिज्म पतला है तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आया म्यू पी इज ए प्रिज्म का राइट, म्यू एस इज अ सराउंडिंग, नथिंग से स्पेशल, तो ऑलवेज कंसीडर यार याद रखिए, नोट करिए। एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए, फॉर गिवन थिन प्रिज्म, गिवन थिन प्रिज्म prove that calculated deviation। अब डेविएशन कैसे निकाला होगा आपने, आंसर है डेविएशन तो ऐसे निकाला होगा I1 प्लस I2 माइनस से, इस फंडे से निकला होगा डेविएशन, ये बराबर होता है कैलकुलेटेड मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन आपने कैसे निकाला होगा, तो आंसर है मिनिमम डेविएशन तो हमने इस फंडे से निकाला होगा। तो प्रूव करके बताना है कि भाई ये दोनों वैल्यू सेम होंगे, प्रूव करते हुए फॉर थिन प्रिज्म। तो जैसे मैंने कहा थिन प्रिज्म, तो कुछ बातें कंफर्म है कि प्रिज्म एंगल तो दिया ही होगा, तो प्रिज्म एंगल कुछ ना कुछ तो होगा ही, मान लेते हैं कैपिटल ए, और आर आई ऑफ प्रिज्म भी कुछ ना कुछ होगा, मान लिया आर आई ऑफ प्रिज्म म्यू है, सराउंडिंग भी कुछ ना कुछ होगा, नहीं अगर कुछ बताओगे तो क्या ले लेंगे, क्लियर। तो डेविएशन निकालने का फार्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है कि डेविएशन ऐसे निकालते हैं। तो डेविएशन निकालने के लिए I1 चाहिए और I2 चाहिए, ए तो हमें पहले से ही पता है, तो अब I1 कैसे मिलेगा, I1 नहीं पता है मुझे, I1 कैसे निकलेगा। आपसे कहा था कि जब भी I1 आपको निकालना हो और जब भी I2 आपको निकालना हो तो आप हमेशा इस फंडे को ही लगाया करिए, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अभी हम निकाल रहे हैं I1 कहाँ मिलता है, पहले फेस पर मिलता है, ये पहला फेस है, ये दूसरा फेस, ये I1 है, ये R1 है, ये R2 है और ये I2। तो पहले फेस पर एट फर्स्ट फेस, I मींस इंसिडेंट एंगल पहले फेस पर I1, R मींस रिफ्लेक्शन एंगल पहले फेस पर R1, म्यू 2 मींस वो जहां गई है लाइट प्रिज्म के अंदर गई है, और प्रिज्म का आ रही कुछ ना कुछ होगा, मैंने म्यू ले लिया। म्यू 1 मींस जहां से आ रही है, तो कहां से आ रही है, सराउंडिंग से, बताया नहीं बताया, क्या लिया ए, अब बता दिया तो अच्छी बात है, चलो अच्छा सराउंडिंग को ले लेते हैं म्यू डैश, मान लेते हैं सर कि जो आर आई ऑफ सराउंडिंग है
थोड़ा चीजों को जनरलाइज कर लें। अगर हम एयर ले लेंगे तो लोग सोचेंगे स्पेशल हो गया, तो हमने कहा कि अगर सराउंडिंग में एयर है तो म्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर आ गया म्यू डैश। अच्छा, प्रिज्म पतला है ये भूलना नहीं, और पतले प्रिज्म का जो एंगल डिपार्टमेंट है वो क्या होता है, छोटा, तो छोटे एंगल की मैथ लगती है। तो पतले प्रिज्म का I1 क्या होगा, छोटा, R1 भी क्या होगा, छोटा, लगा दो छोटे एंगल की मैथ, I1 बाई R1 बराबर म्यू बाई म्यू डैश। यहाँ से I1 बराबर हो गया म्यू बाई म्यू डैश साथ में R1, तो I1 हमको पता चल गया। तो ये मैंने आफ्टर द एफर्ट्स I1 निकाल लिया। अब हमको I2 चाहिए भाई, तो हम फिर इस फार्मूले को लेकर के गए। जब हमने प्रिज्म का स्टार्टिंग किया था तभी आपसे बता दिया था कि प्रिज्म की जो रेस है वो काफी लंबी है, और इस रेस में कभी अगर I1 और I2 का पता लगाना हो, तो I1 का पता लगाने के लिए ये फंडा पहली सरफेस पर, और I2 का पता लगाने के लिए यही सेम फंडा कहाँ पर, सेकंड सरफेस पर। तो लिखा हुआ है सेकंड सरफेस पर। नाउ फील द सिचुएशन, I मींस इंसिडेंट एंगल सेकंड फेस पर, तो सेकंड फेस पर कौन है, R2 लिखा यहाँ। R मींस रिफ्रैक्शन एंगल सेकंड फेस पर कौन है, I2 है, I2 लिख दिया। म्यू2 क्या है यहाँ पर, सेकेंड फेज पर म्यू2 मींस वो जहां गई है लाइट, तो बाहर गई है, म्यू डैश। और ये रहा म्यू1 सेकेंड फेज पर कहां से आती है, प्रिज्म के अंदर से। छोटे एंगल की मैथ भी लगाओ तो ये सब कुछ छोटा होता है एंगल डिपार्टमेंट। यहाँ पे R2, यहाँ पर I2, यहाँ पर म्यू डैश, यहाँ पर म्यू, तो ये आ गया I2 बराबर म्यू बाई म्यू डैश साथ में क्या R2। ये मुझे I2 मिल गया, ये मुझे I1 मिल गया। डेविएशन का फार्मूला लिखा हुआ है इक्वेशन 1 को फिर से याद किए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा बराबर है I1 प्लस I2 माइनस का A। I1 की वैल्यू है म्यू बाई म्यू डैश साथ में R1, I2 की वैल्यू है म्यू बाई म्यू डैश साथ में R2 माइनस का A। तो भाई यहाँ से म्यू बाई म्यू डैश कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या रह गया, R1 प्लस R2 माइनस का A, और R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है, A। यहाँ पर A माइनस है, क्योंकि R1 प्लस R2 बराबर होता है A। यहाँ से डेविएशन आ गया म्यू बाई म्यू डैश माइनस का 1 ब्रैकेट के बाद A, ये आया डेविएशन। ये इक्वेशंस 2 हो गया, डेविएशन निकाल लिया मैंने। अब चलते हैं मिनिमम डेविएशन निकालते हैं। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। तो मिनिमम डेविएशन फंडा ये लगा है, डेल्टा एम बराबर म्यू पी क्या है, म्यू है, और म्यू एस क्या है, म्यू एस है, -1 into इक्वेशन नंबर 3 हो गया। Now check the RHS part of equations 3 and equations 2. Equations 2 के राइट हैंड साइड में जो चीज है वही इक्वेशन 3 के भी है। तो क्या निकल गया एक बार, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा। इट इज नॉट ट्रू फॉर द ऑर्डिनरी प्रिज्म। भाई अगर प्रिज्म पतला नहीं है ना तो ये बात सही नहीं है, लेकिन अगर प्रिज्म पतला है तो डेविएशन और मिनिमम डेविएशन दोनों क्या है, एक ही चीज है। नोट करिए, पतले प्रिज्म के लिए डेविएशन और मिनिमम डेविएशन आपके सेम होते हैं, कोई दोनों में फर्क नहीं है। और थिन प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा क्या है, डेविएशन, और डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डेविएशन। लेकिन अगर प्रिज्म ऑर्डिनरी है, पतला नहीं है, फॉर ऑर्डिनरी प्रिज्म, ऑर्डिनरी प्रिज्म का यहाँ सीधा मतलब है नॉट थिन।
प्रिज्म थिन नहीं है। तो जो डेविएशन है वो कभी भी मिनिमम डेविएशन से बराबर नहीं होता। इवन जब हम लोग डेल्टा निकालते हैं I1 प्लस I2 माइनस का a, और I1 को हम वेरी करते हैं लाइक दिस। यहाँ पर हमने ले लिया इंसिडेंट एंगल, जो कि हमारे चॉइस पर डिपेंड करेगा कितना रखना है, हम डिसाइड करेंगे I1, और ये रहा डेविएशन डेल्टा। तो अब हमने I1 को लगातार बढ़ाने का मन बना लिया। ये आपका प्रिज्म ऑर्डिनरी प्रिज्म है, नॉट थिन। ये नॉर्मल है, ये I1। लगातार हम I1 को इंक्रीज कर रहे हैं, और लगातार अगर हम I1 को इंक्रीज कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग जो I2 है वो हमें निकालना पड़ेगा रूल लगा करके। भाई यहाँ पर अप्लाई करेंगे sin I sin R तो R1 आ जाएगा, और फिर R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है A, R2 आ जाएगा, फिर I2 आ जाएगा। ये सारा काम किया और डेविएशन निकालते गए। इस वाले I1 पर डेविएशन कितना आया, इस वाले नए वाले I1 पर डेविएशन कितना आया, और जब ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में मार्किंग की और उन सारे मार्क्स को जब हमने मिलाया तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है टिक के साइन जैसा। तो टिक का साइन होता है ना, तो उस तरीके का ग्राफ ये बन के आता है। तो देखते हैं ये ग्राफ हमें क्या सिखा रहा है। ये ग्राफ हमें ये सिखा रहा है कि जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, आप इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो डेविएशन है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो याद देखो ना, I1 इंक्रीज कर दो लगातार। पहले आपका I1 ये है, फिर और बड़ा हो गया है I1, और I1 की वैल्यू बड़ी हो गई। लगातार आप I1 बड़ा करते जा रहे हैं, डेविएशन क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, डेविएशन कम हो रहा है ना। एक सिचुएशन ऐसी आ गई जब डेविएशन कहाँ पहुंच गया, मिनिमम पर। जहाँ डबल स्टार लगा है उस डेविएशन को देखो, वो जो डेविएशन है वो मिनिमम है, और उस मिनिमम डेविएशन से आगे जब हम गए, हमने I1 को बढ़ाने का प्रोसेस कंटिन्यू किया। I1 को हम अभी भी बड़ा करते जा रहे हैं। अब जो डेविएशन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इस ऑर्डिनरी प्रिज्म में जो मिनिमम डेविएशंस हैं और जो डेविएशंस हैं वो कैसे हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है ना। और ये भी सीखने को मिला कि फॉर प्रिज्म when incidence angle increases regularly, when incidence angle increases regularly, यहाँ हम I1 को लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, then deviation, तो डेविएशन का जो हालचाल है वो कैसा है, डेविएशन फर्स्ट डिक्रीज करता है, फिर कहाँ पहुंचता है, become minimum, और then increases। एक तो हमें ग्राफ से ये सीखने को मिला, और दूसरा ग्राफ ने हमारी इस बात को भी क्या दिया, सपोर्ट कर दिया। अब एक चीज यहाँ पर और है कि अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू अलग अलग है तो क्या डेविएशन सेम हो सकता है। अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू अलग अलग है तो क्या डेविएशन सेम हो सकते हैं। अगर इंसिडेंस एंगल्स आर डिफरेंट then deviation values may be same। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्या लगता है। आंसर है ये ट्रू। देखिए कैसे, ऑलवेज में मत जाओ, मे बी ट्रू, यस मे बी ट्रू।
आपके पास में ग्राफ है तो वो ग्राफ ये है, ठीक। जरा इस डेविएशन को पकड़ते हैं, ये डेविएशन, इस वाले डेविएशन का इंसिडेंस एंगल ये भी है, इस वाले डेविएशन का इंसिडेंस एंगल ये भी है। बोलो भाई, ये वाला इंसिडेंस एंगल और ये वाला इंसिडेंस एंगल अलग अलग है, डेविएशन कैसा है, सेम है। लेकिन अगर किसी ने ऑब्जर्वेशन का नजरिया तरीका बदल दिया, इस वाले इंसिडेंस एंगल पर डेविएशन ये है, इस वाले इंसिडेंस एंगल पर डेविएशन क्या है, अलग अलग है। तो भाई यहाँ पे इंसिडेंस एंगल कैसे है, इंसिडेंस एंगल कैसे हैं, अलग अलग, डेविएशंस भी कैसे हैं, अलग अलग। तो सो यू कैन से कि इंसिडेंस एंगल अलग अलग है तो डेविएशन भी क्या हो सकता है, अलग अलग। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डेविएशन कैसा हो, सेम, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू अलग अलग है लेकिन डेविएशन सेम है, तो वो जो इंसिडेंस एंगल होंगे उसमें से एक ऐसा होगा जिसकी की वैल्यू मिनिमम डेविएशन वाले इंसिडेंट एंगल से क्या होगी, ज्यादा, और दूसरे वाले की क्या होगी, कम। ये फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रहा है ना। अगर वो ये कहते हैं कि इंसिडेंट एंगल्स की वैल्यू अलग अलग है तो क्या डेविएशन सेम हो सकता है, थ्योरी की प्रॉब्लम, हाँ मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, ये भी सिचुएशन है, विजन पे डिपेंड करता है। लेकिन जिस समय अलग अलग इंसिडेंट एंगल पर डेविएशन सेम हुआ है, जरा उस पर ध्यान दो। ये जो इंसिडेंस एंगल है वो वीआईपी या स्टार लगा दिया, ये वो इंसिडेंट एंगल है जब डेविएशन क्या रहा था, मिनिमम। तो जब ये क्वेश्चन कहता है कि देयर आर द टू डिफरेंट इंसिडेंस एंगल्स बट डेविएशंस इज ए सेम, देन वन इंसिडेंस एंगल हैविंग द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस, तो क्या उससे कम, यानी मिनिमम डेविएशन वाले इंसिडेंट एंगल से ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम, और मिनिमम डेविएशन वाले इंसिडेंट एंगल से ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम ये बोलें कि ये वाला इंसिडेंस एंगल x डिग्री है और ये वाला y डिग्री है, और जब मिनिमम डेविएशन आया है उस समय का जो इंसिडेंट एंगल है मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो ये x वाले की वैल्यू 30 डिग्री से क्या होगी, ज्यादा, और y वाले की क्या होगी, 30 डिग्री से कम। ये छोटी छोटी बातें आगे आपकी थोड़ी हेल्प करने वाली, नोट करिए।